Rajputas ruled over the northern period of the Deccan, and that are the present कर्नाटका स्टेट. प्रेजेंट जो हमारा कर्नाटक है वहाँ पे राजपूतास रूल करते थे. Cholas. In class 6 we have already studied about Chalukya, Karnataka and Pallavas, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. Children, I think you are listening me and try to understand the lesson, that is the rise of small kingdoms in the South India, and the rise of before this lesson we have already studied about the rise of small kingdoms in North India, and in this lesson we are going to study about the rise of small kingdoms in South India. So children, the medieval era of the 500 years saw some important developments in the southern India. अब कहते हैं कि जब साउथ मेडिवल एरा हम लोग के यहाँ कौन सा माना जाता है, आप लोग जानते हैं ना, 8 to 1800, और साउथ का जो अभी दे रहा है वो 700 से 1200 सी. तो उस समय डेवलपमेंट हुआ, मतलब 3 मेन किंगडम्स. अशोका's edict mentioned 3 main kingdoms of Cholas, Paundyas and Cheras. In the latter period, the kingdom of Chalukya and Pallavas rose in the area of present Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. The Rajputas ruled over the northern part of Deccan during this time. इस समय राजपूतास ने नॉर्थ पार्ट, डेक्कन के नॉर्थ पार्ट की तरफ उन लोगों ने, ये नॉर्थ पार्ट मतलब ऊपर की तरफ, दक्षिण के ऊपरी स्टेट की तरफ. तो राजपूतास के लिए एक चीज और आप लोगों का आता है चिल्ड्रन, एंड दैट इज द राजपूतास किंगडम एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन द टू नॉर्थ एंड साउथ. राजपूतास जो है नॉर्थ एंड साउथ के बीच में ब्रिज का काम किए हैं. लेटेस्ट स्टडी अबाउट चोलाज एंड पांड्याज इन डिटेल. अब कहता है कि चोला और पांड्या के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. तो चोलाज, इन क्लास 6 वी हैव स्टडीड अबाउट चालुक्यास, कर्नाटका एंड पल्लवास, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. द बिगिनिंग ऑफ द मेडिवल पीरियड सॉ द एक्सपेंशन एंड राइज ऑफ द चोला एम्पायर. दे डिफीटेड द पल्लवा किंग एंड द अदर लोकल रूलर. चोला लोगों ने पल्लव राजा को भी हराया और दूसरे उस समय जो और छोटे छोटे राजा थे उनको भी उन लोगों ने हराया. दे बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी एंड इवन कॉन्कर्ड श्रीलंका. उन लोगों ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी भी बनाया और श्रीलंका को भी जीत लिया, जो अभी प्रेजेंट शिलोंग. तो श्रीलंका जो है हमारा उस समय भी नेबरिंग स्टेट था. अशोक के समय भी आप लोग जानते हैं कि अशोका जब धर्म विजय के लिए जब चला तो उसने अपने बेटा और बेटी महेंद्र, सन नेम वाज महेंद्र एंड डॉटर नेम वाज संघमित्रा. बोथ ऑफ देम वेंट टू श्रीलंका एंड चाइना एंड अदर नेबरिंग कंट्रीज टू स्प्रेड बुद्धिज्म एंड दैट वाज द अशोका धर्म विजय. वो अशोका का धर्म विजय था. दे बिल्ट ए स्ट्रॉन्ग नेवी एंड इवन कॉन्कर श्रीलंका, अर्ली सिलोन, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया and the islands of Maldives and Lakshadweep and helped in the spread of Indian culture to foreign countries. अब जो है इन लोगों ने इंडियन कल्चर को भी फॉरेन कंट्रीज में के तरफ स्प्रेड किया. अब अशोक तो ऑलरेडी और इन लोगों ने भी किया. और आगे आप लोग जो क्लास 6 में भी आप लोग एक लेसन जो आपका था इंडिया रिलेशन विद द अदर कंट्री, वो जो है ये सारा जो है उसी समय का हम लोगों का है, जो जावा, इंडोनेशिया, मलेशिया, सुमात्रा, बाली, ये सब जगह जो है अभी भी वहाँ पे रामायण का, महाभारत का, ये सारा कुछ अभी भी वहाँ पढ़ा जाता है. संस्कृत वहाँ पे लैंग्वेज है, वेद भी लोग वहाँ के पढ़ते हैं. चोला किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेल्लोर टू पुडुकोट्टा एंड मैसूर टू मद्रास. ये सारा नाम आप लोग सुने हुए होंगे. मैसूर भी है, मद्रास भी है, नेल्लोर भी है. ये ऑल दीज स्टेट्स आर, सिटीज आर स्टिल alive with their old name. The founder of Chola was विजयालय. फाउंडर चोला किंगडम को फाउंड किसने किया था? विजयालय ने. Who defeated पल्लवास, जिसने कि पल्लवास को हराया था. His grandson Pratanka I defeated the Pandya king of Madurai and ruled for 46 years. उसके ग्रैंडसन ने, विजयालय के ग्रैंडसन प्रातांका I का नाम था, उसने जो है चोला किंग को हराया था, पांड्या किंग को हराया था और 46 ईयर तक राज किया था. द चोला एम्पायर रोज एट द सुप्रीम पावर अंडर द ग्रेटेस्ट चोला किंग
जब चोला एम्पायर जो है सुप्रीम पावर बना था ग्रेटेस्ट चोला किंग के समय में। एंड उसका जो सबसे बड़ा राजा था वो ग्रेटेस्ट चोला किंग कौन था? राज राजा 1। ही परस्यूड अ पॉलिसी फॉर कॉन्क्वेस्ट ऑफ 14 ईयर्स। उसने एक ऐसा पॉलिसी किया जो 14 साल तक, वो 14 ईयर्स तक वो लगातार लड़ता रहा दूसरे राजाओं से। कॉन्क्वेस्ट एंड कॉन्कर द चालुक्य किंगडम ऑफ बेंगी एंड कैप्चर्ड केरला एंड मदुरई। He also built the famous temple of राज राजेश्वर टेम्पल भी उसने बनवाया तंजौर में। The walls of temple depict his conquest। ये उसके कॉन्क्वेस्ट को बताता है। जो उस समय का जो टेम्पल्स का जो वो जीता था उसके दीवार पे लिखा हुआ है। The राजराजा 1 was succeeded by his son राजेंद्र चोला। उसका बेटा राजेंद्र चोला जो है उसको सक्सीड किया। Who ruled for 28 years। वो 28 ईयर्स के लिए बनवाया, राजा बना। और उसने एक टाइटल ये किया गंगाई कोंडाई। तो गंगाई कोंडाई मतलब गंगा को जीतने वाला, क्योंकि वो पालास को हराया था, इसीलिए उसने गंगाई कोंडाई अपना नाम में रखा। इस टेरिटरी अब कहाँ तक अपने टेरिटरीज को बढ़ाया? ही एक्सपैंडेड हिज टेरिटरीज ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मलेशिया, सुमात्रा एंड पेगू। ही डिफीटेड द पाला किंग ऑफ महिपाला ऑफ बिहार एंड बंगाल। तब अब जब पाला को हरा दिया तो उसके बाद उसने गंगाई कोंडाई, गंगा को विक्टर ऑफ गंगा, दैट इज नोन एज द विक्टर ऑफ गंगा, क्योंकि गंगा की तरफ आकर जीता था इसलिए अपना गंगाई कोंडाई उसने रख दिया। कॉन्स्टेंट वार्स एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन। अब ये लोग जो बाहर हमेशा लड़ते रहे और आपस में भी जब राजा राज में नहीं रहता था तो वहाँ के लोग जो थे, उनके जो ऑफिसर्स, अदर ऑफिशियल्स, वो लोग भी आपस में चाहते थे कि हम बड़े और हम बड़े, इसमें वो लोग आपस में लड़ते रहते थे। तो इसकी वजह से भी क्या होता था कि राजा जो है कमजोर होता चला गया और इट वाज दे वेयर डिफीटेड बाय द पल्लवास, चोला। अब उसके बाद जो विजयनगर जो है, सबको देखिए, चोलास को भी विजयनगर, अब पांड्यास को भी विजयनगर। अब पांड्यास को दो कांडून गोरी, पांड्या किंगडम को एस्टेब्लिश करने वाला कौन था? कांडून गोरी। चोला को विजयनगर ने अपने आप में मिला लिया। उसके बाद एक नया और जो था वो पांड्यास जो है बने। द किंगडम ऑफ पांड्या जो एस्टेब्लिश इन द 7th सेंचुरी से, इनका भी उसी के आसपास जब ये लोग यहाँ थे तो उस समय उनका भी बना। दे रूल्ड ओवर, ये छोटे छोटे राजाओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसीलिए आप लोग को समझ लीजिए ये चीज अच्छी तरह से। दे रूल्ड ओवर मदुरई, तिरुनवेली एंड द पार्ट्स ऑफ त्रावणकोर। वो लोग मदुरई, तिरुनवेली और पार्ट्स ऑफ त्रावणकोर पे रूल किए थे। इट इज रेपुटेटेड टू बी द मोस्ट एंशिएंट ऑफ द तमिल स्टेट। कांडून गोरी, ये जो है मतलब पांड्या जो है वो सबसे ज्यादा माना जाता है कि सबसे पुराना तमिल स्टेट था। कांडून गोरी स्टार्टेड द पांड्या रूल। हिज सन मारूवर्मन अवनी सुलेमानी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लवाज। उसका बेटा जो है मारूवर्मन अवनी सुलेमानी जो है पांड्या से कॉन्फ्लिक्ट किया, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा भी किया। ही एलिंग विद चोलास एंड डिफीटेड द पल्लवाज। उसने चोलास से दोस्ती किया और पल्लवाज को हरा दिया। उसके बाद द पांड्यास कैरीड ऑन फ्रीक्वेंट वार विद श्रीलंका। ये लोग भी चोला की तरह इन लोगों ने भी श्रीलंका के साथ बहुत सारी लड़ाई लड़ी। इन द 11th सेंचुरी दे वर कंपेल्ड टू सबमिट टू द सुपरमेसी ऑफ द माइटी चोलास। बाद में 11th सेंचुरी में इनको माइटी चोलास का मतलब सुपरमेसी मानना पड़ा। बट इन द 13th सेंचुरी दे सर्टेड देयर किंगडम। फिर 13th सेंचुरी में अपने आप को अलग कर लिए। उसके बाद क्या होता है कि एक सिविल वार स्टार्ट होता है इनके बीच में। सिविल वार मतलब आपस की लड़ाई। आपस की लड़ाई जो इनके बीच में शुरू होती है, सिविल वार की वजह से क्या होता है कि ये लोग आपस में जब अंत में सिविल वार ब्रोक अबाउट अमंग द नंबर ऑफ कंटेंडर टू द थ्रोन विच सील्ड द फेट ऑफ द किंगडम। सील का मतलब राजा का जो भविष्य था उसको उसने सील कर दिया, मतलब बता दिया कि कौन राजा बनेगा। लेकिन इससे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इससे एक चीज हो गया कि किंगडम जो है कमजोर हो गया और ये जो है क्या कहते हैं, इट हैज ब्रोकन इनटू द मेनी स्मॉल पार्ट एंड फाइनली इट मर्ज इनटू द विजयनगर किंगडम। चोलाज भी मिल गए और ये भी मिल गए। तो नाउ वी शुड हैव टू डिस्कस अबाउट द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन। द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन आर, अगेन आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा बिकॉज आप लोग बार बार जो है भूलते भी हैं। सो डोंट ट्राई टू फॉरगेट द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड दैट आर अगेन द चोलाज। द बिगिनिंग ऑफ द medieval period saw the expansion and the rise of the Cholas empire. They built a strong navy. The founder of the Chola empire was Vijayalaya. Rajaraja was one of the greatest Chola king. He pursued a policy of conquest for 14 years.
He also built the famous temple Raj Rajeshwar at Tanjore. Rajendra Chola took the title of Gangai Kondai, victor of Ganga, because he defeated the Pala king Mahipala of Bengal and Bihar, the Pandyas. Kandun Gori started the Pandyas rule. Pandya rule को किसने शुरू किया? Kandun Gori. The Pandyas kingdom is reputed to be the most ancient of the Tamil state, और उसको सबसे पुराना तमिल स्टेट माना जाता है पांड्या के को. Now children, we are going to discuss about the important points of the lesson, and they are the first. मान लीजिए कि where from we get the information of this. तो Ashoka edict mention 3 main kingdoms of Cholas, Pandyas and Cheras in South India. Where from we get information of this? From the Ashoka edict. Ashoka edict mention 3 main kingdoms of Cholas, Cheras and Pandyas in South India. उसके बाद number 2, the kingdom of Chalukya and Pallavas rose in the area of present Karnataka, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. ये कहाँ कहाँ हुए? जो अभी प्रेजेंट एरिया हमारा कर्नाटका का है, आंध्र प्रदेश का है और तमिलनाडु का है. द फाउंडर ऑफ चोला का कौन था? विजयालया. हु फाउंडेड द चोला एम्पायर? विजयालया वॉज द फाउंडर, इज नोन एज द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर. उसके बाद जो है कहता है द चोला किंग राज राजा वन बिल्ड द फेमस टेम्पल राजेश्वर एट तंजौर. राज राजेश्वर टेम्पल बनवाया. कहाँ बनवाया? तंजौर में बनवाया. और उस द वॉल्स ऑफ दिस टेम्पल डिपिक्ट हिज विक्ट्री ऑफ ओवर द अदर किंग. डिपिक्ट मतलब बताते हैं, उस टेम्पल का जो दीवार है उसमें लिखा हुआ है कि ये कहाँ से कितना जीता था. राजेंद्र चोला टुक द टाइटल ऑफ गंगाई कोंडाई. His son Rajendra Chola took the title of Gangai Kondai because he defeated the ruler of Bengal and Bihar, Pala ruler, that is Mahipala. इसलिए उसने अपना कौन सा टाइटल किया? गंगाई कोंडाई. कांडून गोरी स्टार्टेड द पांड्या रूल. पांड्या रूल को किसने स्टार्ट किया? कांडून गोरी. और पांड्या किंगडम जो है was absorbed at the kingdom in the kingdom of Vijayanagar. Why it is absorbed in the kingdom of Vijayanagar? Because a civil war broke out among them and for the throne, and it has weakened the Pandya, and the kingdom was divided into many small pieces, मतलब छोटे छोटे राज्यों में बट गया. and ultimately the king Vijayanagar the state it was absorbed in the Vijayanagar state. अब हम लोग we are talking about the here now I am going to talk about the administration. Like the north, in the south also the king was the head of the state. स्टेट का हेड कौन होता था? नॉर्थ की तरह साउथ में भी स्टेट का हेड किंग ही होता था. द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द किंग हैज द ऑल पावर. किंग वॉज द ऑल पावरफुल. ए ग्रुप ऑफ पीपल नोन एज द मिनिस्टर और मंत्रीज वेयर असिस्ट हिम. वो लोग उसकी मदद करते थे. बट इट वॉज ऑन द किंग एंड दे गिव एडवाइस टू द किंग, and but it was depend on the king whether to follow their advice or not. The king was the head of the administration, of the army and the judiciary. The same was in the north also. और जब भी आप लोग देखेंगे तो किंग जो है वो हमेशा ही हेड रहता था. और किंगशिप क्या था? किंगशिप जो है हेरिडिटरी था. हेरिडिटरी का मतलब राजा के बाद उसका बच्चा या उसके परिवार का कोई और ही उसके फैमिली का ही कोई. दैट इज नोन एज द हेरिडिटरी. लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. और राजा का इनकम किससे होता था? तो अब वहां पर होता था लैंड रेवेन्यू से. और इट वॉज फिक्स्ड ऑन द 1/3 द टोटल प्रोड्यूस. जितना भी प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 जो है वो चला जाता था, राजा ले लेता था. नॉर्थ में भी लैंड रेवेन्यू वॉज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम. एंड इवन टूडे चिल्ड्रन, टूडे इवन द एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम. आज भी ज़्यादातर जो ऑक्यूपेशन भी जनरेट होता है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से, और इनकम भी ज़्यादातर लोगों को आता है क्योंकि ऑक्यूपेशन जनरेट होता है, उसमें ज़्यादातर लोग काम करते हैं. आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ की तरफ ये आप लोग पढ़ चुके हैं. कहाँ पढ़े हैं ये आप नहीं, अभी आगे आप लोग पढ़िएगा. आपके ज्योग्राफी में एक लेसन आएगा, उसमें आप लोग पढ़िएगा. नॉर्दर्न प्लेन इज थिकली पॉपुलेटेड. क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन की तरफ जो है एग्रीकल्चर का काम होता है, इसलिए थिकली. दुनिया में अभी भी इन द होल वर्ल्ड जितना भी मतलब कहिएगा कि ज़्यादातर पॉपुलस जगह है वो प्लेन एरिया ही है. वो वहाँ पर का मेन ऑक्यूपेशन जो है एग्रीकल्चर है.
and it provide employment to a number of people. That's why the people prefer to live in the plains. ये आप ज्योग्राफी का आपका एक चैप्टर आएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र और अमेजन बेसिन के बारे में आपको पढ़ना है, दैट इज लेसन 7, उसमें आप लोग फिर से इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पे कहता है द लैंड रेवेन्यू आर द मेन सोर्स ऑफ इनकम, द चोला रूलर्स स्पेंट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर इनकम ऑन द पब्लिक वेलफेयर। मतलब लोगों के अच्छी काम, लोगों के भलाई के लिए चोला रूलर अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा पार्ट जो है एक्सपेंड करते थे, खर्च करते थे। इज इट क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू? ये आप लोग के लिए क्लियर हो गया? नाउ चिल्ड्रन, अब जब वो लोग खर्च करते थे तो किस चीज़ पर खर्च करते थे? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वीविंग, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और जैसे इरिगेशन, एग्रीकल्चर के लिए क्या चाहिए? इरिगेशनल फैसिलिटी चाहिए। दे प्रोवाइड गुड इरिगेशनल फैसिलिटीज टू द फार्मर्स एंड दिस टाइप्स ऑफ। अब कहता है कि सोसाइटी कैसी थी, हाउ वर द सोसाइटी ऑफ द साउथ इंडिया? तो इन द नॉर्थ वी हैव ऑलरेडी स्टडी that there are 4 castes were existed in the society. They were Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra, and these 4 castes were existed even in the latter Vedic period. Only Vedic period there was no caste system. Caste system नहीं था, लोग अपने जन्म से नहीं था, वो लोगों के काम से था। अगर कोई ब्राह्मण का बेटा भी अगर क्षत्रिय का काम करता था, लड़ाई झगड़ा का काम करता था या राजा बन जाता था, वो क्षत्रिय कहलाता था, ब्राह्मण नहीं कहलाता था। बट इन द लैटर वैदिक पीरियड द होल सिस्टम वॉज चेंज। और क्या हुआ? हेरिडिटरी हो गया। जो जिस कास्ट में जन्म लेगा उसके माता पिता के जो जाति होगी वही उसकी भी जाति होगी। तो साउथ में भी नॉर्थ की तरह कास्ट रिडन सोसाइटी था। कास्ट रिडन मतलब जाति प्रथा वाज, मतलब कहिएगा कि ऑल्सो एग्जिस्टेड देयर, वहाँ भी जाति प्रथा। और द हिंदुइज्म, अब कहता है हिंदुइज्म, व्हाट वाज द मेन रिलीजन? दैट वाज द हिंदुइज्म वाज द मेन रिलीजन इन द साउथ ऑल्सो। और नॉर्थ में लेकिन भी हिंदुइज्म ही था, लेकिन नॉर्थ में एक बात और था, राजा का कोई और भी ये होता था। जैसे राजा जो है आप लोग पढ़ेंगे राष्ट्रकूटा, तो राष्ट्रकूटा जो थे वो लोग कौन सा धर्म मानते थे? जैन धर्म मानते थे। पालाज वो लोग बौद्ध धर्म मानते थे। जो धर्मपाला था उसने विक्रमशील बिहार और बहुत सारे मतलब कहिएगा कि ये बनने के लिए भी दिया था, मॉन्स बनने के लिए दिया था। मॉन्स्ट्रीज पर बहुत ज़्यादा पैसा उसने खर्च किया था धर्मपाल ने। और बट यहाँ पर क्या था? हिंदुइज्म था। और दो ये था, दैट वाज द शैविज्म एंड वैष्णविज्म। शिव जी और विष्णु भगवान की पूजा होती थी। लेकिन इसी के बीच में एक और चीज साउथ इंडिया में था, दैट वाज द भक्ति मूवमेंट। इसका सोर्स क्या था भक्ति का? भक्ति का सोर्स ये था कि दे कंडेम द सोशल इविल्स विच वेयर एग्जिस्ट इन साउदर्न सोसाइटी एट दैट टाइम। कंडेम का मतलब था कि उन लोगों ने उस चीज का बुराई किया, उस सोशल इविल का जो उस समय साउथ इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट किया हुआ था। तो अब व्हाट वेयर द सोशल इविल? दैट वेयर द चाइल्ड मैरिज, that way the women condition was not good in the medieval period in the Indian society. अब उस समय लेडीज का कंडीशन बहुत खराब था। They were not given the right to get proper education even. Only the ladies who belong to from a good family were allowed to get education, but all ladies were not allowed to get education. तो these are the भक्ति मूवमेंट जो आए, तो उन लोगों ने इंडियन सोसाइटी में जो उस समय जो मतलब समाज में जो बुराइयां फैली हुई थी उनका उन लोगों ने विरोध किया। और दे प्रीच्ड इन द लोकल लैंग्वेज में उन लोगों ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। लोकल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जो भाषा लोग समझते थे उस भाषा में उन लोगों ने लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। तो इससे क्या हुआ कि लोगों पर उनके बातों का असर पड़ा एंड द भक्ति संत वर वेरी पॉपुलर एट दैट टाइम। वो लोग बहुत पॉपुलर थे उस समय। हिंदुइज्म वॉज द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन। अब तो आप लोग समझ गए, कास्ट रिलीजन भी था। उसके बाद कांचीपुरम वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ संस्कृत एंड रीजनल लैंग्वेज। उस समय कांचीपुरम अभी भी है वो वॉट वॉज अ वेरी फेमस कल्चरल सेंटर भी था, क्योंकि वहाँ पर लोग जगह जगह के पूरे इंडिया भर के लोग वहाँ आते थे पढ़ने के लिए और अपना मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज करते थे। तो दैट इज नोन एज द कल्चरल सेंटर। कल्चरल मतलब इट हैज टू चेंज आवर व्यूज और वी एक्सचेंज आवर व्यूज टुगेदर, दैट इज कल्चरल। तो कल्चरल का मतलब हुआ कि उनसे कुछ सीखे, अपना कुछ सिखाए और वो कुछ हमसे चेंज हुए, उनसे कुछ हम चेंज हुए, दैट इज नोन एज द कल्चरल चेंजेस।
अब उसके बाद कांचीपुरम में प्लस वहाँ पे संस्कृत की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती थी। उसके बाद कहता है कि द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। अब देखिए साउथ इंडिया में जो है वहाँ का जो मंदिर था, अब हम लोग ऑलरेडी इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, द कास्ट सिस्टम was prevalent in the society and the Brahman, Kshatriya, Vaishya and Shudra. There are 4 castes. The Brahman and Kshatriya enjoyed a good or influential position in the society. They dominate the rest 2 castes that were Kshatriya, Shudra and Vaishya and Shudra. The Vaishya were involved in agriculture and trade, and the Shudra provide their services to the rest 3 classes. The Brahmins were powerful, and the temples, with each temple there are attached a math, और उस मठ से में ही एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। और वहाँ पे हर साल एवरी ईयर टेम्पल के को पैसा कौन देता था? हु प्रोवाइडेड मनी? द किंग एंड द रीच पीपल ऑफ द सोसाइटी। जो लोग, जो समाज के जो रीच लोग थे वो भी पैसा देते थे, डोनेट करते थे। दैट्स वाई द टेम्पल्स हैव, बहुत उनके पास पैसा था, वेल्थ था, जमीन था, जो कि राजा भी देता था, ब्राह्मण को दान देता था। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अब आगे हम लोग, अगला जो इसका लेसन होगा हम लोगों का, जो हम लोग पढ़ेंगे टर्किश अटैक, तो ये टेम्पल्स का जो धन था, पैसा था, उसकी वजह से ही वो लोग अट्रैक्ट हुए। बट इट इज़, वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो लेकिन पहले हम लोग पढ़ ले, तो टेम्पल्स में मठ होता था जहाँ की हर जगह के बच्चे आते थे पढ़ने के लिए, और वहाँ पे उनको फ्री लॉजिंग और फूडिंग दिया जाता था। यू हैव आस्क्ड अबाउट द मीनिंग ऑफ द लॉजिंग एंड फूडिंग। लॉजिंग मतलब रहना, फूडिंग मतलब खाना, फ्री, और एजुकेशन भी फ्री होता था इस टेम्पल्स और मठ में। नेक्स्ट चिल्ड्रन, द रूलर्स ऑफ द साउदर्न किंगडम वे आर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब वो लोग जो हैं सिर्फ वॉरियर नहीं थे, बल्कि दे वे आर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी बहुत अधिक बढ़ावा देते थे। पैटर्न का मतलब हम लोगों का हो जाता है, अब आप लोग पैटर्न का मतलब एक बार फिर से देख लीजिए। पैटर्न, ये वर्ड आपका नॉर्थ में भी आएगा और साउथ में भी आएगा। मुगल भी पढ़िएगा, वहाँ भी पैटर्न आएगा, और कोई भी पढ़िए तो पैटर्न का मीनिंग आप लोग समझ लीजिए। पैटर्न का मतलब समवन हु प्रोटेक्ट्स और सपोर्ट्स एन आर्टिस्ट और एन आर्ट फॉर्म। एक ऐसा, तो राजा जो था वो प्रोटेक्ट करता था आर्टिस्ट को, और या आगे बढ़ाता था, प्रमोट करता था किसी आर्ट फॉर्म को। जैसे उस समय उन लोगों ने लार्ज रॉक का टेम्पल बनवाया महाबलीपुरम में और यहाँ कैलाशनाथ में। तो लार्ज रॉक का टेम्पल मतलब एक ही रॉक को काट करके बनाया, बड़े बड़े पत्थरों को, और कैलाशनाथ टेम्पल तो एक ही बड़े रॉक को काट कर बनाया गया। अब उस समय समझ लीजिए कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर कितना डेवलप होगा और सोसाइटी कितना डेवलप होगा, लोग कितने अच्छे होंगे ये सारा काम करना। इट इज़ डिफिकल्ट। आज भी इसे लोग माना जाता है कि उस पहाड़ तक कैसे, इतना बड़ा बड़ा पहाड़ काटने के लिए